द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस। तो पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जब मुगल एम्पायर की जो पावर है, अथॉरिटी है, वो डिक्लाइन होने लगी, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज होने लग गई। और अगर उन इंडिपेंडेंट स्टेट्स को हम कुछ कैटेगरीज में बांटें तो तीन मेन कैटेगरीज निकल कर आती हैं। पहली जो है वो थी ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, ऐसी इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो पहले मुगलों की मुगल प्रोविंसेस हुआ करती थी, मतलब कि मुगल एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी। और अभी वो काफ़ी इंडिपेंडेंस एंजॉय करती हैं, बट उन्होंने अपने जो फॉर्मल टाइज हैं वो मुगल एम्पायर से नहीं तोड़े हैं। मतलब कि वो अभी भी मुगल बादशाह को अपना बादशाह मानते हैं, बट उनसे पूछ के कोई काम नहीं करते। मतलब जो काम करना है अपनी मर्जी से करते हैं, वो बादशाह जो है वो नाम का बादशाह है, इस तरीके का। जो दूसरी कैटेगरी है वो कैटेगरी थी वतन जागीर की, जिन्होंने जब वो मुगल एम्पायर का पार्ट थी तो काफ़ी हद तक उन्होंने इंडिपेंडेंस एंजॉय की थी और अब वो पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। और तीसरा जो था, हमने वो वाली स्टेट्स पढ़ी थी जो कि मराठास, सिख्स और जाट्स इस तरह के ग्रुप्स के अंडर थी, जिन्होंने मुगलों से बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और तब जाके अपनी जो आज़ादी है वो छीनी मुगलों से। तो अब इस वाले सेक्शन में हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करने वाले हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी की इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी उनकी बात करेंगे, द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस। अब फर्स्ट कैटेगरी में भी हम देखें तो वो वाली स्टेट्स जो कि पहले मुगल प्रोविंसेस हुआ करती थी, तो उन सभी प्रोविंसेस में से, उन सभी इंडिपेंडेंट स्टेट्स में से तीन मेन स्टेट्स इमर्ज होकर आती हैं। मतलब ओल्ड मुगल प्रोविंसेस में से भी तीन मेन ऐसी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहली थी अवध, देन बंगाल एंड हैदराबाद। तो ये तीन ऐसी स्टेट्स थी जो कि पहले मुगल प्रोविंसेस थी और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो स्टेट्स हैं वो ऐसे लोगों द्वारा फाउंड की गई, ऐसे लोगों द्वारा इन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया जो कि मुगल राज में एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए थे। All the three states were founded by members of high Mughal nobility who had been governors of large provinces. तो ऐसे लोग जो कि बड़े बड़े प्रोविंसेस के गवर्नर थे, तो उन लोगों द्वारा ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं इन्हें फाउंड किया गया था। अब कौन कौन थे? सादत खान ने अवध जो स्टेट है उसको फाउंड किया था। फिर मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को फाउंड किया था एंड असफ जहां ने हैदराबाद को फाउंड किया था। अब ये तीनों के तीनों, सादत खान, मुर्शिद कुली खान एंड आसफ जहां, ये तीनों जो थे इन्होंने मुगलों के राज में बहुत ही ऊंचे ओहदे पर थे। इनके पास हाई मनसबदारी पोजीशंस थी और ये मुगल बादशाह के बहुत ही भरोसेमंद लोग थे। इन्होंने मुगल बादशाह का ट्रस्ट जीता हुआ था, कॉन्फिडेंस था बड़ा ही एम्परर को इन लोगों पर। हालांकि उन्हें थोड़ा सा धोखा जरूर देखने मिल गया, क्योंकि मुगल बादशाह का ट्रस्ट तो था इन लोगों पर इन्होंने वो भरोसेमंदी दिखाई नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी जो है ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि जो एम्परर है वो कमज़ोर पड़ रहा है और इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बना ली, राइट? अब दोनों के दोनों, जो असफ जहाँ हैं एंड मुर्शिद कुली खां हैं, ये लोग 7000 ज़ात रैंक पर थे। मतलब कि इनकी ज़ात रैंक थी 7000 और सादत खान की ज़ात रैंक थी 6000। तो ये बहुत ही ऊंची रैंकों पर थे। अब हैदराबाद के बारे में डिटेल में जानते हैं। असफ जहाँ जो है, इन्होंने हैदराबाद को फाउंड किया था और इसका पूरा नाम है निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ। तो 1724 से 1748 में जो है, इस पीरियड में अशरफ जहाँ ने हैदराबाद पर रूल किया। अशरफ जहाँ मुगल एम्परर फारूक सियार के दरबार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर था। सबसे पहले तो असफ जहाँ को अवध की गवर्नरशिप दी गई थी, बट बाद में इसको डेक्कन का चार्ज दे दिया गया। मतलब कि डेक्कन वाला जो दक्कनी इलाका है हमारे साउथ इंडिया का, तो उस वाले इलाके की जो ड्यूटी है, जो चार्ज है, कार्यभार संभालने के लिए दे दिया गया अशफ जहाँ को। अब डेक्कन प्रोविंसेस का मुगल गवर्नर होने के नाते अशफ जहाँ को पहले ही बहुत ज्यादा कंट्रोल मिल गया था पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो अशफ जहाँ के अंडर आ चुकी थी। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसका कंट्रोल अशफ जहाँ के हाथों में आ चुका था 1720 से लेके 22 वाले पीरियड के टाइम में। अब दक्कन वाले इलाके में पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो मुगलों पर हमला कर रहे थे। मतलब मुगलों को बहुत ही ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था डेक्कन वाले इलाके में। और इसके साथ साथ जो कोर्ट की नोबिलिटी है, मतलब कि मुगल दरबार में जो नोबल्स हैं उनमें भी आपस में कंपटीशन छिड़ा हुआ था। उनमें भी एक तरह की जंग सी छिड़ी हुई थी, सब एक दूसरे से आगे जाना चाहते थे जो नोबल्स थे। तो इस टर्मोइल का फायदा उठाते हुए अशरफ जहां ने पूरी पावर अपने हाथों में ले ली और अपने आप को हैदराबाद का रूलर घोषित कर दिया।
मतलब इस पूरे रीजन का रूलर जो है वो अशरफ जहां ने अपने आप को घोषित कर दिया इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए। अशरफ जहां ने स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स को नॉर्दर्न इंडिया से अपने रीजन में लाया, और ये जो लोग थे, जो स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, इन्होंने भी साउथ में जो इन्हें नई अपॉर्चुनिटीज मिली थी उनका काफी अच्छे से लिया, उनको काफी उसका वेलकम किया। तो अशरफ जहां ने मनसबदार्स को अपॉइंट कर दिया, जागीर्स ग्रांटेड कर दी, जागीरें प्रदान कर दी अलग अलग लोगों को। बट वैसे तो अभी भी वो मुगल एम्परर का ही एक सर्वेंट था, बट फिर भी उसने काफी हद तक इंडिपेंडेंटली इस पूरे इलाके को संभाला। मतलब कि जैसा मैंने बताया था आपको कि जो फर्स्ट कैटेगरी वाली जो स्टेट्स थी, उन्होंने अपने फॉर्मल टाइज मुगल एम्परर से नहीं तोड़े थे, बट वो अपने इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली जो है असफ जहाँ काम कर रहे थे, कोई भी डायरेक्शन नहीं ले रहे थे दिल्ली के सुल्तान से, मतलब वो पूछ नहीं रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं ये करने जा रहा हूँ। तो इस तरीके का कोई डायरेक्शन नहीं ली, और ना ही जो बादशाह है, मुगल बादशाह, उसने ना ही कोई इंटरफेरेंस यहाँ के काम में की। तो इस तरीके से काफी इंडिपेंडेंटली अशरफ जहाँ ने यहाँ के काम को चलाया। जो मुगल एम्परर था वो सिर्फ और सिर्फ अशरफ जहाँ के ऑलरेडी लिए गए फैसलों को, डिसीजंस को सिर्फ कंफर्मेशन दे देता था कि ठीक है, चलो इसने ये काम किया, ठीक है। मतलब बाकी कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, ना ही जो अशरफ जहाँ है वो पूछता था कि बादशाह मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये कर लूँ, इस तरह का कुछ नहीं था। सब बड़ा इंडिपेंडेंटली चल रहा था। अब स्टेट ऑफ हैदराबाद was constantly engaged in a struggle against Marathas to the west and with independent Telugu warrior chiefs Nayakas of the plateau। तो हैदराबाद जो है वो पहले ही बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स का, बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहा था। तो ये जो हैदराबाद की स्टेट्स थी उसको वेस्ट तरफ से मराठास का सामना करना पड़ रहा था, मराठास का उनसे लड़ना पड़ रहा था, और साथ ही साथ जो तेलुगु वॉरियर चीफ्स थे जिन्हें नायकास कहा जाता है, तो उनसे भी हैदराबाद की स्टेट को लड़ना पड़ रहा था। अब जो निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ था, इन शॉर्ट जो असफ जहाँ था, वो चाहता था कि कोरोमंडल कोस्ट का जो रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया है उसको वो अपने कंट्रोल में कर ले। बट अशरफ जहाँ के इस मंसूबे पर ब्रिटिशर्स ने काफ़ी तक मतलब उसको रोका अपने इन मंसूबों में कामयाब होने से, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो ईस्ट वाले तरफ, हैदराबाद की ईस्ट तरफ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में निकल कर आ रहे थे। ब्रिटिशर्स जो थे वो काफ़ी पावरफुल थे इस एरिया में, और निज़ाम उल मुल्क अशरफ जहाँ जो है वो चाहता था कि वो कोरमंडल कोस्ट के रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज को अपने अंडर ले ले, अपने कंट्रोल में ले ले। बट ब्रिटिशर्स ने असफ जहाँ को ऐसा करने से रोका और उसके सामने जो है और दिक्कतें खड़ी की। द निज़ाम्स आर्मी, इसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है निज़ाम आर्मी, मतलब कि जो अशरफ जहाँ है उसकी आर्मी के बारे में। द निज़ाम हैज़ अ सवारी ऑफ 400 एलिफेंट्स, मतलब कि जो निज़ाम है उसके पास 400 हाथियों की सवारी थी, मतलब कि 400 हाथी थे। Several thousands of horsemen near his person who receives upwards of 100 rupees nominal pay and are extremely well mounted and richly caparisoned। तो निज़ाम के पास 400 हाथियों की सवारी थी और हजारों घुड़सवार थे उसके पास, जिनको कि लगभग 100 रुपए की जो है तनख्वाह मिलती थी हर महीने। और इन घुड़सवारों को, इन घोड़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जाता था, वो बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड रहे। तो इस तरीके का कुछ डिस्क्रिप्शन निज़ाम की आर्मी के बारे में दिया हुआ। तो इस सेक्शन में हमने हैदराबाद के बारे में जाना, हमने देखा कि किस तरीके से अशरफ जहाँ ने जो पूरा कंट्रोल है हैदराबाद का वो अपने हाथ में ले लिया, बट उसने अपने जो फॉर्मल टाइज हैं वो मुगल एम्पायर से नहीं तोड़े थे, पर यहाँ पे सब कुछ बड़ा इंडिपेंडेंटली वो चला रहा था। उसने नॉर्दर्न जो इंडिया है उससे काफ़ी स्किल्ड सोल्जर्स बुलाए, एडमिनिस्ट्रेटर्स बुलाए, और इन एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सोल्जर्स को भी बड़ा मजा आया यहाँ की अपॉर्चुनिटीज देखकर साउथ की। फिर जो अशफ जहाँ है उसको काफ़ी सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ा, जो अलग-अलग ग्रुप्स थे, मराठास थे, नायकास थे, वो इन सब चीज़ों वो जो हैदराबाद है उसके लिए काफ़ी दिक्कत का सामना बन रहे थे, मतलब कि अशफ जहाँ के लिए दिक्कत का सामना कारण बन रहे थे। उसको अशफ जहाँ को मराठास, नायकास एंड ब्रिटिशर्स से काफ़ी कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा था। राइट, फिर हमने निज़ाम की आर्मी के बारे में थोड़ा-सा जाना कि किस तरीके से उसके पास कितने सारे घुड़सवार थे, कितने सारे हाथियों की सवारी थी। राइट?